अध्याय 195 तैयारी। रसायन संयंत्र का क्या होगा? कीकी ने पूछा। वही जो पहले तय था, तुम और मैं। लेकिन इस बार किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मैं चिराग, नीतू और कुछ अन्य लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। जरूरत पड़ने पर वे हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हाँ, रजीता की आंखें फटी रह गईं। और मेरा क्या? राघव भैया, राज ने भी बीच में टोका, कल मुझे भी अपने साथ रसायन संयंत्र चलने दें। राघव ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण काम है। कौन सा काम? ट्रेन की रखवाली करना। हाँ, राज उलझन में लग रहा था। क्या आपने नहीं कहा था कि वहाँ खतरा ज्यादा है? खतरा यहाँ भी है। राघव के स्वर में एक गहरा संकेत था। उसने अपना सिर झुकाए रखा और गोलियां बनाना जारी रखा। हमारा लक्ष्य किसी और का गढ़ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे भी हमारे बारे में ऐसा ही नहीं सोच रहे होंगे। इसलिए रजीता, राज, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ट्रेन पर लगे रक्षा तोपों के साथ सबसे मजबूत मारक क्षमता तैयार रखो। अगर कोई ट्रेन पर हमला करने की कोशिश करे तो उन्हें उड़ा देना। राज क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। रजीता ने तुरंत उसे अपनी कोहनी से मारा और कहा, बुद्धू, राघव भैया का मतलब है कि यहाँ भी उतना ही खतरा है। हमें बस उनके निर्देशों का पालन करना है। राज ने सिर हिलाया। समझ गया राघव भैया, चिंता न करें, मैं ट्रेन की अच्छी तरह से रखवाली करूंगा। और मैं? आखिरकार पूनम बोल पड़ी। बाकी सभी को काम मिलता देख उसका चेहरा उतर गया था। उसने राघव की ओर देखा और पूछा, क्या मुझे फिर से पीछे रहकर ट्रेन की पहरेदारी करनी होगी? राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखा। नहीं सुश्री पूनम, इस बार नहीं। उसने रात के आकाश के नीचे माल स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित गोदाम की ओर इशारा किया। उस गोदाम की छत यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। मुझे चाहिए कि आप वहां ऊपर रहकर सभी को कवर प्रदान करें। पूनम की आंखें चमक उठीं। सच में? लेकिन वाह, सुश्री पूनम स्नाइपर बनेंगी, कीकी ने उत्साह से कहा। यह आपके चमकने का समय है। पूनम ने राघव की ओर देखा और फिर गहराई से सांस लेते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। पहली बार उसे युद्ध की भूमिका दी जा रही थी। अजीब बात थी कि डर के बजाय उसे उत्साह महसूस हो रहा था। वह अंधेरे के उस सामान्य खौफ को पूरी तरह भूल गई थी। ... उस रात इन्फिनिटी अनंत ट्रेन को पूरी तरह सील कर दिया गया था। रात्रि ड्यूटी पर तैनात लोगों को छोड़कर राघव ने बाकी सभी को जल्दी आराम करने का निर्देश दिया। पिछली रात की घटना के बाद वह अब समझ गया था कि बाहरी विसंगतियों द्वारा प्लेटफॉर्म पर आक्रमण की संभावना कम थी। किंग कोंग का काफिला भी निश्चित रूप से रात में बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाने वाला था। एकमात्र वास्तविक चिंता छद्म मानव स्यूडो ह्यूमंस थे, लेकिन उस बड़े हमले के बाद वे सभी वापस शहर में पीछे हटते हुए प्रतीत हो रहे थे। तब से गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला था। और ईमानदारी से कहें तो वास्तविक विसंगतियों की तुलना में छद्म मानव उतने खतरनाक नहीं थे। उनका सबसे बड़ा खतरा ट्रेन में घुसपैठ करना था। शुद्ध युद्ध क्षमता के मामले में वे आरामबाग की लाल ड्रैगनफ्लाई जैसी सी श्रेणी की विसंगति के बराबर भी नहीं थे। इन्फिनिटी की वर्तमान सुरक्षा के साथ वे इसे संभाल सकते थे। डिब्बा संख्या 1 में राघव ने स्नान किया, एक गर्म स्नान। भोपाल शहर छोड़ने के बाद से ऐसे अवसर दुर्लभ थे। हालांकि इन्फिनिटी में हमेशा बाथरूम थे, लेकिन पलायन के शुरुआती चरणों के दौरान पानी एक कीमती संसाधन था। और यह जानने के बाद कि दुनिया की जल प्रणालियां अंधेरे से दूषित हो गई थीं, लोग जहां तक संभव हो धोने से बचते थे। लेकिन अब हेट्रोक्यूब और राघव की विशेष निस्पंदन प्रणाली के साथ पानी का मुद्दा हल हो गया था। ट्रेन में मौजूद लड़कियां भी आखिरकार ठीक से स्नान कर सकती थीं, अगिनत रातों के पलायन के दौरान जमा हुए खून और थकान को धो सकती थीं। स्नान के बाद राघव ने अपने लॉकर से एक भारी वस्तु निकाली और उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने अपना मैकेनिकल हॉट सिस्टम खोला और मैन्युअल रूप से एक ब्लूप्रिंट खाका बनाना शुरू किया। मेज पर रखी वस्तु एक यांत्रिक हाथ मैकेनिकल आर्म थी, जिसे सुमी ने सिंगरूर शहर में रणबीर के शरीर से निकाला था। राघव पहले ही इसे स्कैन कर चुका था। ब्लूप्रिंट पर लिखा था, जेनेसिस इंडस्ट्रीज HG55 सीरीज मैकेनिकल प्रोस्थेटिक बायां हाथ। यह विशेष रूप से उच्च तकनीक वाला नहीं था, यह उन लोगों के लिए था जिन्हें औद्योगिक कार्यों में मदद की आवश्यकता थी। फिर भी भारी कामों के लिए बने होने के कारण इसमें उच्च टॉर्क और पूर्ण धातु संरचना थी। इसे पहनने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी युद्ध शक्ति में अच्छी बढ़त देख सकता था। बेशक ये सैन्य ग्रेड मॉडल जितना फुर्तीला या बहुमुखी नहीं था, लेकिन रणबीर ने इसे अवैध रूप से संशोधित किया था, जिससे ये लगभग एक हथियार बन गया था, और खतरनाक भी। राघव ने प्रोस्थेटिक की कलाई के पास एक स्लॉट खोला। अंदर एक छोटी धातु की छड़ थी, वास्तव में एक सूक्ष्म बम। उसने इसे स्कैन किया और पुष्टि की कि इसमें एक उच्च ऊर्जा यौगिक था। ऐसा बम बनाना राघव के लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन वह एक सरल माउंटिंग और विस्फोट प्रणाली डिजाइन करना चाहता था जो रसायन संयंत्र के रिएक्टर कोर सेटअप पर आधारित हो। जहां तक प्रोस्थेटिक हाथ का सवाल था, उसने इसे स्कैन करने या निगलने पर विचार किया।
इसे ठीक करने में बहुत समय लगता। इसके बजाय वह इसे ट्रेन पर लगा सकता था और बाहरी यांत्रिक संचालन के लिए इसका उपयोग कर सकता था। ओह हाँ, उसका टीआरपी मार्क एव औद्योगिक ग्रेड पावर 100 सूट। मुझे वह चीज़ हासिल करनी होगी। हाथ उठाते हुए राघव ने निर्माण केंद्र को सक्रिय किया। प्रकाश की एक चमक के साथ सामग्री एक साथ भूमि और जल्द ही एक पूर्ण सूक्ष्म बम बन गया। उस 100 सूट के साथ मैं अपने शस्त्रागार का विस्तार कर सकता हूँ। मुझे केवल विंड कैनन या इलेक्ट्रो सर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरे शोध केंद्र के ब्लूप्रिंट अपग्रेड भी उस सूट के इर्द गिर्द केंद्रित हो सकते हैं। मैं टीम के प्रत्येक सदस्य को एक सेट भी दे सकता हूँ। इस विचार ने उसमें उत्साह भर दिया। वह निराश था कि उसने पहले सैन्य ग्रेड 100 सूट को स्कैन नहीं किया था। किसने सोचा था कि उसे इस तरह के पिछड़े शहर में एक मिल जाएगा। यह एक भाग्यशाली मौका था। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद राघव पहरा प्रणाली की जांच करने के लिए डिब्बा संख्या 2 में गया और पुष्टि की कि ट्रेन के आसपास सब कुछ सुरक्षित है। तभी वह निश्चिंत हुआ और डिब्बा संख्या 1 में वापस आया। सुमी और अन्य लोगों की पहरेदारी के बीच उसने कुछ आराम किया, ठीक 4 घंटे। जब वह उठा तो रात के 2 बज चुके थे। पूनम, कीकी और अन्य अभी भी सो रहे थे। राघव ने गोला बारूद तैयार करने के लिए रजिता, राज और सक्षम लड़ाकों चिराग और नीतू को जगाने की योजना बनाई। वह सुमी को भी थोड़ा आराम देना चाहता था, लेकिन जब वह डिब्बा संख्या 3 में पहुंचा तो उसे अचानक किसी महिला के फुसफुसाने और हॉर्न की हल्की आवाज़ें सुनाई दीं। उसके इंटरफेस स्कैन में डिंक्वानजुन का कोई संकेत नहीं मिला। उत्सुक होकर उसने स्कैन को लाउंज विश्राम कक्ष की ओर केंद्रित किया। निश्चित रूप से आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। संदेह होने पर वह पास गया और दस्तक देने ही वाला था कि तभी अंदर से रिया की आवाज़ आई। 1 सेकंड रुको। अंदर से कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे कोई कपड़े पहन रहा हो। 1 मिनट बाद लाउंज का दरवाजा खुला और रिया वहां खड़ी थी। उसके गाल लाल थे। उसने राघव की ओर देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ है? राघव ने अपनी बाहें सिकुड़ी और आंखें छोटी करते हुए पूछा, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। क्या तुम्हें इस समय सोया हुआ नहीं होना चाहिए था? अध्याय 196 भावनात्मक निकास। रिया ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक चमकी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम साथ सोना चाहते थे? नहीं, राघव ने सिर हिलाया। आज रात की परिस्थितियों में रोमांस के विचार उसके मन से कोसों दूर थे। मैंने एक आवाज़ सुनी और मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने चला आया। हालांकि रिया के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि कुछ तो हुआ था। बस वह उस तरह का आपातकाल नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसके गाल लाल हो गए और उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। क्षमा करें, मैं खुद को संतुष्ट कर रही थी। अगर मैंने आपको परेशान किया तो मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे मेरी छवि आपकी नज़रों में नहीं गिरेगी। राघव की आंखें फटी रह गईं। हाँ, अपने चश्मे को ऊपर धकेलते हुए रिया ने समझाते समय एक गंभीर भाव बनाए रखने की कोशिश की। मेरा मानना है कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि जीवन के लिए खतरनाक स्थितियां मुझे एक तीव्र शारीरिक रोमांच देती हैं। इसी तरह मैं समय समय पर अपने तनाव और भावनाओं को बाहर निकालती हूँ। बोलते समय वह मुड़ी और बिस्तर से एक अजीब बैंगनी रंग की वस्तु उठाई, फिर राघव की ओर देखा। लेकिन चिंता न करें, रिश्तों के मामले में मैं बहुत पारंपरिक हूँ। चूंकि मैं पहले ही तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना एकमात्र पुरुष साथी मानती हूँ। आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति को देखते हुए मुझे पता था कि यह अंतरंगता के लिए सही समय नहीं था, इसलिए मैंने इसे खुद ही संभाल लिया। मैं स्वच्छता के प्रति बहुत सतर्क हूँ। बस ये कमरा ध्वनि रोधी नहीं है। मैं ईमानदारी से क्षमा चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ ज़्यादा ही पारंपरिक है। राघव की आंख फड़कने लगी। उसकी नज़र अनैच्छिक रूप से उसके हाथ में मौजूद बैंगनी उपकरण पर जा टिकी। यह अजीब तरह से परिचित लग रहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। धन्यवाद, रिया ने जारी रखा। आपको मेरे बेवफा होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शारीरिक या भावनात्मक रूप से। मुझे उस तरह की चीज़ों से मनोवैज्ञानिक घृणा है। मानसिक शुद्धता ग्रंथि। राघव को अचानक सिरदर्द महसूस होने लगा। अनंत ट्रेन का विस्तार हो रहा था और अब हर किसी के पास अपना निजी स्थान था। रजिता को छोड़कर बोर्ड पर मौजूद हर कोई वयस्क था और इस तरह की चीज़ें जीवन का एक हिस्सा थीं। उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए कुछ पल सोचने के बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम खतरे में तो नहीं हो। इसके अलावा मैं पहले तुम पर चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। स्थिति काफ़ी गंभीर थी। ज़रूरत नहीं है। रिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी गंभीर निगाहें उसकी आंखों में समा गईं। फिर अप्रत्याशित रूप से उसका स्वर बदल गया और भारी हो गया। तुम मुझ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हो, उसने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ कठोर हो, मैं संचार की उस शैली के अनुकूल हो सकती हूँ।
ये वास्तव में मुझे काफ़ी अच्छा महसूस कराता है। क्या बकवास है, ये तो पक्की कट्टर मसोचिस्ट पीड़ा में आनंद लेने वाली है। राघव की पुतलियां कांप उठीं। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। रिया की पारंपरिक होने की परिभाषा स्पष्ट रूप से एक अलग ही स्तर पर थी और उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। ठीक है, आराम करो। और इसके साथ ही वह मुड़ा और वहां से भाग निकला। रिया ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा, उसका चेहरा जल रहा था। उसने अपने सुर्ख गालों को छुआ, फिर अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और धीरे से बुदबुदाए, जब तुम मुझ पर चिल्लाते हो तो तुम बहुत मर्दाने लगते हो। राघव डिब्बा संख्या 5 की ओर चला गया, जहां राज और रजिता हथियार व्यवस्थित कर रहे थे। साथ मिलकर वे डिब्बा संख्या 10 की ओर बढ़े, जहां सुमी पहरे पर तैनात थी। हालांकि उसने शुरू में आराम करने से इनकार कर दिया, लेकिन राघव देख सकता था कि वह कितनी थकी हुई थी। उसने उसे कोई विकल्प नहीं दिया और सुबह तक सोने का आदेश दिया। अनंत ट्रेन में शामिल होने से पहले सुमी ने बिगफुट काफिले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी और वह बहुत कम सोती थी। पिछले 2 दिन भी अलग नहीं थे और एक महत्वपूर्ण मिशन सामने होने के कारण वह अंततः मान गई और आराम करने चली गई। इस बीच डिब्बा संख्या 11 में राघव गोला बारूद बनाने में व्यस्त हो गया। उसने एक अतिरिक्त थंडरस्टॉर्म A1 ग्रेनेड लॉन्चर भी बनाया और रजिता को नीतू को इसके उपयोग में प्रशिक्षित करने का काम सौंपा। जहां तक चिराग का सवाल था, राघव ने देखा था कि उसने और नीतू ने महत्वपूर्ण शारीरिक सुधार किए थे। उनकी गति और युद्ध क्षमता ब्लैक क्रो 4 के ब्लोन थक की बराबरी कर रही थी। चिराग विशेष रूप से अविश्वसनीय रूप से तेज था, एक स्वाभाविक करीबी युद्ध योद्धा। इसलिए राघव ने उसके लिए एक GK-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड बनाया। राघव के विपरीत, जो बिना किसी बाहरी शक्ति स्रोत के ब्लेड का उपयोग कर सकता था, चिराग को ट्रेन के पावर ग्रिड का उपयोग करके समय समय पर इसे चार्ज करने की आवश्यकता होगी। जब उन्हें अपने नए हथियार मिले तो नीतू और चिराग गदगद हो गए। वाह राघव दा, आपकी क्षमता अविश्वसनीय है। नीतू की आंखें चमक उठी जब उसने अपने हाथों में ग्रेनेड लॉन्चर को निहारा। रजिता मुस्कुराए, बिल्कुल, मेरे राघव भैया सबसे अच्छे हैं। आओ, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाती हूँ। इस बीच चिराग चमकते हुए ब्लेड को घूर रहा था और थूक गटक रहा था। राघव दा, ये चाकू पागलपन जैसा लग रहा है। राघव ने हैंडल पर एक स्विच की ओर इशारा किया। इसे दबाकर देखो। चिराग ने सिर हिलाया और स्विच दबाया। हवा में एक हल्की बिजली की गूंज भर गई और चांदी जैसी ऊर्जा की लहरें ब्लेड के किनारे पर नाचने लगीं। अद्भुत! चिराग की आंखें उत्साह से जल उठीं। बाहर अनंत ट्रेन रेन टाउन प्लेटफॉर्म पर तैनात रही। डिब्बा संख्या 12 में PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट अथक रूप से गोला बारूद की बैल तैयार कर रहा था। राघव जानता था कि आने वाला कल एक भीषण युद्ध लेकर आएगा। यदि उसकी यांत्रिक निर्माण क्षमता उच्च स्तर पर होती तो वह अब तक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलतोप बना चुका होता। सुबह के 7 बजे डार्क टाइड्स अंधेरा ज्वार पीछे हट गया और आसमान साफ होने लगा। डिब्बा संख्या 1 में राघव ने पूनम को देखा, जो पहले से ही तैयार थी और अपनी पीठ पर विशाल A33 के भारी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल बांध रही थी। तुम तैयार हो? उसने पूछा। पूनम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने पहले ही इलाके की रेकी कर ली है। कीकी के ड्रोन ने भी मेरे रास्ते की पुष्टि की है, मैं ठीक रहूंगी। राघव ने एक दूरबीन वाला स्कोप बनाया और उसे थमा दिया। अच्छा, सतर्क रहना। अगर कुछ भी होता है तो रजिता और राज ट्रेन से कवर प्रदान करेंगे। मुझे पता है। पूनम ने उसकी ओर देखा। असली खतरे में तुम लोग हो। मेरी चिंता मत करो। पूनम ट्रेन के निकास द्वार की ओर बढ़ी, एक गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़ी। वह फुर्ती से आगे बढ़ी, एक गोदाम की गली से गुजरी और छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ गई। वह अपनी स्थिति में जम गई, अपनी मुद्रा को ठीक किया और दूरी तथा हवा की गणना के लिए स्कोप की जांच की। पोजीशन ले ली है, उसने संचार यंत्र के माध्यम से सूचना दी। अनंत ट्रेन में वापस राघव ने ऊपर देखा। वहां ऊंचाई पर एक शांत और लुभावनी रूप से उग्र महिला स्नाइपर बैठी थी। पूनम मैडम, आप मेरी देवी हैं। पूनम की आवाज़ संचार यंत्र के माध्यम से आए, शांत और स्थिर। मिशन के दौरान कोई फ्लटिंग नहीं।